क्या कभी सोचा है कि हम आग और पत्थर के उस आदिम दौर से निकलकर आज के इन विशाल शहरों तक कैसे पहुंच गए? चलिए आज एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं उस प्राचीन जमीन की जिसे इतिहास मेसोपोटामिया के नाम से जानता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ इतिहास के पन्नों की बात नहीं है, ये हम सब की कहानी है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हमारी घड़ी में 1 घंटे में 60 मिनट ही क्यों होते हैं? या फिर इंसानों ने सबसे पहले लिखना कैसे और क्यों सीखा? ये सारी चीजें अचानक आसमान से तो टपकी नहीं। हमारे आधुनिक समय और इस पूरी लेखन कला की शुरुआत का एक बहुत ही स्पष्ट और प्राचीन इतिहास है जो आज भी मिट्टी के नीचे दफन है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भाग 1, पहले शहरों से पूर्व जीवित रहने का संघर्ष। जरा सोचिए, 12,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के ठीक बाद का वो कठोर दौर कैसा रहा होगा। धरती धीरे धीरे गर्म हो रही थी और होमोसेपियंस 20 से 50 लोगों की छोटी छोटी टोलियों में खानाबदोश शिकारियों की तरह बस भटक रहे थे। उस समय जिंदगी पूरी तरह प्रकृति के रहमो करम पर थी और हर सुबह का मतलब था जिंदा रहने की एक नई जद्दोजहद। फिर आया एक विशाल बदलाव, शिकारी जीवन और एक जगह बसकर रहने वाले जीवन के बीच का अंतर। एक तरफ था वो पुराना तरीका, हमेशा भटकना, खाने का कोई ठिकाना नहीं, हालांकि समाज में सब बराबर थे। और दूसरी तरफ आ रहे थे पक्के घर, जरूरत से ज्यादा भोजन और नए नए काम। जाहिर है ये सब रातों रात नहीं हुआ, लेकिन इसी एक बदलाव ने मानव इतिहास की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। और इस पूरे बदलाव की नींव में जो सबसे पहली चिंगारी थी, वो सच में एक चिंगारी ही थी, यानी आग। आग ने ना सिर्फ रात की कड़कड़ाती ठंड और जंगली जानवरों से बचाया, बल्कि एक सबसे अहम काम किया, खाने को पकाने का। पके हुए खाने से शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिली, जिससे इंसानी दिमाग का तेजी से विकास हुआ। इसी आग के चारों ओर बैठकर पहली बार शायद कुछ कहानियां साझा की गईं और एक समाज का ताना बाना बुनना शुरू हुआ। भाग 2, कृषि क्रांति, भविष्य के बीज बोना। इसके बाद आता है एक और महाबदलाव, फर्टाइल क्रिसेंट, यानी आज के मध्य पूर्व के इलाके में लगभग 10,000 ईसा पूर्व इंसानों ने जमीन पर गिरे बीजों को दोबारा उगते हुए देखा। ये एक बहुत बड़ा पल था। साथ ही भेड़ बकरियों जैसे जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया गया। इंसान अब सिर्फ अपना खाना ढूंढ नहीं रहा था, बल्कि उसे खुद पैदा कर रहा था। इसी दौरान दजला और फरात नदियों का विरोधाभास समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये नदियां सच में एक भयानक दोधारी तलवार की तरह थीं। बसंत के मौसम में इनमें खौफनाक बाढ़ आती थी जो बस्तियों की बस्तियां तबाह कर देती थीं। लेकिन जब ये पानी उतरता था तो अपने पीछे एक अनमोल खजाना छोड़ जाता था, सिल्ट, यानी बेहद उपजाऊ मिट्टी। इसी मिट्टी ने खेती के लिए एक जादुई वरदान का काम किया। और इस पूरी चुनौती ने एक चेन रिएक्शन को जन्म दिया, जिसे नवपाषाण क्रांति कहते हैं। बाढ़ से बचने और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए सबने मिलकर सिंचाई की प्रणाली बनाई। अब सिंचाई से गेहूं और जौ का सरप्लस, यानी जरूरत से ज्यादा उत्पादन होने लगा। जब सबके लिए खाना उपलब्ध हो गया तो जाहिर है हर किसी को खेत में पसीना बहाने की जरूरत नहीं थी। लोग कुम्हार, बुनकर और राजमिस्त्री बनने लगे और बस यहीं से व्यापार और संपत्ति की नींव पड़ गई। भाग 3, पहले शहरों का जन्म, समाज का ब्लूप्रिंट। इसी तरक्की के सहारे हम पहुंचते हैं 4000 ईसा पूर्व के दक्षिणी मेसोपोटामिया में। एक जगह टिककर बसने के उस शानदार विचार ने छोटे छोटे गांवों को दुनिया के पहले महानगरों में बदल कर रख दिया। इंसानी समाज का जो आधुनिक ब्लूप्रिंट है वो अब तैयार हो रहा था। इस दौर का सबसे महान शहर उभर कर आया, उरुक। 9.5 किलोमीटर लंबी एक विशाल दीवार के अंदर 40 से 50 हजार लोगों की आबादी। आज शायद ये आंकड़ा बहुत आम लग सकता है, लेकिन उस जमाने में इतने सारे कारीगरों, व्यापारियों और किसानों का एक साथ रहना किसी अजूबे से कम नहीं था। उरुक उस समय ऊर्जा, शोर और चहल पहल से भरा पृथ्वी का सबसे बड़ा शहरी केंद्र बन चुका था। उरुक की इस भारी कामयाबी के पीछे कुछ बेहद क्रांतिकारी आविष्कार थे। 3500 ईसा पूर्व के आसपास पहिए का आविष्कार हुआ, जिसने पहले तो बर्तनों के उत्पादन को और फिर बाद में रथों के जरिए पूरे परिवहन तंत्र को ही बदल डाला। शहर के बीचों बीच गगनचुंबी जिगरेट मंदिर बनाए गए, जो सिर्फ पूजा पाठ की जगहें नहीं थीं, बल्कि व्यापार और अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ दिल बन गए थे। अब जरा सोचिए, जब व्यापार और अर्थव्यवस्था इतने विशाल स्तर पर पहुंच गई तो हर चीज को दिमाग में याद रखना तो नामुमकिन था। तब 3200 ईसा पूर्व में जन्म हुआ क्यूनेफॉर्म का, जो दुनिया की पहली लेखन प्रणाली थी।
गीली मिट्टी पर सरकंडे से त्रिकोण आकार के निशान बनाए जाते थे। दिलचस्प बात तो ये है कि इसे किसी महान कविता को लिखने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये निशान असल में टैक्स, अनाज की बोरियों और लेन देन का हिसाब रखने के लिए, यानी महज रसीदों के तौर पर ईजाद किए गए थे। लेकिन इस नई शहरी दौलत का एक स्याह पहलू भी था। शिकारी संग्राहक दौर की वो जो बराबरी वाली बात थी, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। समाज अब ऊंच नीच के एक सख्त पिरामिड में बंट गया। सबसे ऊपर आ गए राजा और पुजारी, जो अपार धन और देवी देवताओं के नाम पर सत्ता चलाते थे, और इस पिरामिड के सबसे नीचे थे बेचारे किसान और गुलाम, जिनकी कड़ी मेहनत और भारी टैक्स के कंधों पर इस पूरे विशाल ढांचे का बोझ टिका हुआ था। भाग 4, साम्राज्य, राजा और कानून, सत्ता का एकीकरण। जैसे जैसे ये शहर ताकतवर होते गए, उनके बीच उपजाऊ जमीन और पानी पर कब्जे के लिए खूनी संघर्ष शुरू हो गया, और इन्हीं लड़ाइयों ने जन्म दिया सत्ता के एकीकरण को। अब छोटे शहर राज्यों के खत्म होने का वक्त आ गया था, और उनकी जगह ले रहे थे विशाल साम्राज्य, बेहद शक्तिशाली राजा और उनके सख्त कानून। सत्ता का ये सफर लगातार अपना रंग बदलता रहा। 2350 ईसा पूर्व में सरगोन द ग्रेट ने दुनिया का पहला सच्चा साम्राज्य, अक्कैदियन साम्राज्य खड़ा किया। कमाल की बात है कि वो कभी एक साधारण सा कप वाहक हुआ करता था। फिर 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया हम्मुराबी का मशहूर बेबीलोनियन साम्राज्य, और उसके बाद क्रूर असीरियन योद्धाओं और नव बेबीलोनियन शासकों ने इस जमीन पर अपना परचम लहराया। बेबीलोन के राजा हम्मुराबी को आज भी उसके कानूनों के लिए याद किया जाता है। शायद सबसे मशहूर नियम था, अगर कोई आदमी किसी की आंख फोड़ दे तो उसकी भी आंख फोड़ दी जाएगी। हम्मुराबी ने एक 8 फुट ऊंचे काले पत्थर पर ऐसे 282 कानून लिखवाए थे। न्याय की दिशा में यह एक अविश्वसनीय कदम तो था, लेकिन इसमें भी एक पेंच था। सजा इस बात पर निर्भर करती थी कि अपराधी और पीड़ित समाज के किस वर्ग या तबके से आते हैं। भाग 5, एक अमर विरासत, आधुनिक दुनिया में गूंज। ये तो प्रकृति का नियम है कि समय के साथ हर महान शक्ति का अंत होता है, और मेसोपोटामिया भी इससे बच नहीं सका। सदियों तक अत्यधिक सिंचाई करने के कारण जमीन में नमक भर गया और वो पूरी तरह बंजर हो गई, और जो रही सही कसर थी वो बाहरी हमलों ने पूरी कर दी। 539 ईसा पूर्व में फारसी राजा साइरस महान और फिर 331 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने इस महान सभ्यता के राजनीतिक अस्तित्व को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। लेकिन क्या सच में सब कुछ मिट्टी में मिल गया? बिल्कुल नहीं। ये सच्चाई हैरान करने वाली है कि उनके वो विशाल साम्राज्य भले ही ढह गए, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। हमारी घड़ी का 60 सेकंड वाला मिनट हो या 60 मिनट का घंटा, ज्यामिति का 360 डिग्री वाला गोला हो या फिर अखबारों में छपने वाली 12 राशियां, और यहां तक कि पहिए का सिद्धांत, ये सब उसी प्राचीन मेसोपोटामिया के दिए हुए अनमोल तोहफे हैं जो आज भी हमारी इस आधुनिक दुनिया को चला रहे हैं। और अगर सबसे बड़े तोहफे की बात करें तो मानवता को उनका सबसे गहरा तोहफा है, लिखने की ताकत। ये एक ऐसा शानदार आविष्कार था जिसने हमें अपने इतिहास को दर्ज करने, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सौंपने और विज्ञान से लेकर दर्शन शास्त्र तक हर चीज को मुमकिन बनाने की शक्ति दी। सच कहें तो इसी लेखन की बदौलत आज हम इस विषय को इतनी गहराई से समझ पा रहे हैं। मेसोपोटामिया की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब एक बहुत ही लंबी, साझी और शानदार विरासत का हिस्सा हैं। तो इस अद्भुत सफर के बाद एक सवाल तो लाजमी है, अगली बार किस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों से पर्दा उठाया जाए? क्या मिस्र के पिरामिडों का रुख किया जाए या फिर रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता की गहराई में उतरा जाए? ये सोचने वाली बात है। तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहें और दुनिया के इन अनसुलझे पन्नों को पलटते रहें।